उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। देश में जल संसाधनों का वर्णन करने में, जल गुणवत्ता के ह्रास और जल संरक्षण व प्रबंधन का वर्णन करने में, भारत के जल संसाधन। हम सब ये जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल लगभग 3% ही है। भारत के जल संसाधन। भारत में विश्व के जल संसाधनों का 4% भाग पाया जाता है। देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल संसाधन। नदियां, झीलें, तलैया और तालाब धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं। नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। भौम जल संसाधन। देश में पुनः पूर्ति योग्य भौम कुल जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र अपने भौम जल संसाधनों का उपयोग सामान्य है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल में भौम जल का उपयोग बहुत कम है। लैगून और पश्चजल। भारतीय राज्य जैसे केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तटीय क्षेत्र बहुत अधिक हैं और वहां बहुत से लैगून हैं जिनका उपयोग मछली पालन और चावल उपजाने और नारियल की सिंचाई में किया जाता है। जल की मांग और उपयोग। मुख्य रूप से भारत की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। इसमें धरातलीय जल का 89% और भौम जल का 92% जल उपयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र की तुलना में औद्योगिक और घरेलू क्षेत्र जैसे अन्य क्षेत्रकों में धरातलीय जल और भौम जल का उपयोग कम है। सिंचाई के लिए जल की मांग। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। वर्षा के स्थानिक सामयिक परिवर्तता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन के पठार सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं। चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जो केवल सिंचाई द्वारा संभव है। अधिक उपज प्राप्त करने हेतु फसलों के लिए की पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है और ये केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव होती है। कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सफल रूप में देखी जा सकती है। इन राज्यों में मुख्य रूप से सिंचाई कुओं और नलकूपों से की जाती है। संभावित जल समस्या। जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होती जा रही है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होते जा रहे हैं। जलीय गुणवत्ता का ह्रास। जलीय गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाह्य पदार्थों से रहित जल से है। जल बाह्य पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। ये पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं और इसे मानव उपयोग के योग्य नहीं रहने देते हैं।
जल संरक्षण और प्रबंधन। ताजे अलवणीय जल की घटती उपलब्धता और बढ़ती मांग के कारण वर्तमान और भविष्य के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता है। हमें जल का प्रदूषण से बचाव करना चाहिए और जल संभरण विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। जल प्रदूषण का निवारण। समतल में बहने वाला जल पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्रदूषित होता है। उर्वरक और कीटनाशक घरेलू और औद्योगिक बहिस्रावों के नदियों में मिल जाने से वे प्रदूषित हो जाती हैं। भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी या विषैली धातुओं, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स के संकेंद्रण के कारण होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी एसपीसीबी द्वारा 507 स्टेशनों द्वारा राष्ट्रीय जल संसाधनों की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जा रही है। कुछ अधिनियम जैसे जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1947, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 और जल उपकर अधिनियम 1977 प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं हुए हैं। जल प्रदूषण को कम करने हेतु जन जागरूकता और इस संबंध में उठाए जाने वाले कदम प्रभावी हो सकते हैं। जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग। जल के पुनः चक्र और पुनः उपयोग भी जल संरक्षण में सहायक होते हैं। इस दृष्टिकोण के तहत स्नान और बर्तन धोने व वाहन धोने हेतु प्रयुक्त जल का बागवानी में उपयोग किया जा सकता है। जल संभरण प्रबंधन। भौम और धरातलीय जल संसाधनों के संरक्षण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्रवण, तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में जल संभर विकास और प्रबंधन संबंधी बहुत से कार्यक्रम चलाए हैं। हरियाली, नीर मीरू और अरवारी पानी संसद इन कार्यक्रमों के कुछ उदाहरण हैं। वर्षा जल संग्रहण। ये भौम जल के पुनर्भरण, वर्षा जल को रोकने और एकत्रित करने की विधि है। इस तकनीक में वर्षा का जल नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्रित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतही संचयन निकायों जैसे झीलों, तालाबों, सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। वर्षा जल का संग्रहण घर की छतों और खुले स्थानों में किया जा सकता है। ये न केवल मांग आपूर्ति अंतर हेतु सेतु बंधन का कार्य करता है, बल्कि इससे भौम जल निकालने में ऊर्जा की बचत भी होती है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल लगभग 3% ही है। भारत में विश्व के जल संसाधनों का 4% भाग पाया जाता है। देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। नदियां, झीलें, तलैया और तालाब धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं। देश में कुल पूर्ति योग्य भौमजल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के विस्तृत तटीय क्षेत्र हैं, अतः यहां लैगूनों के रूप में
बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं, जिनका उपयोग मछली पालन, चावल और नारियल की सिंचाई के लिए किया जाता है। कृषि के लिए धरातलीय जल का लगभग 89 पी और भौम जल का 92 पी जल का उपयोग किया जाता है। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। वर्ष के स्थानिक सामयिक परिवर्तिता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सिंचाई मुख्य रूप से कुओं और नलकूपों के माध्यम से की जाती है। जनसंख्या बढ़ने के कारण जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होते जा रहे हैं। जल बाह्य पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। ये पदार्थ जल की गुणवत्ता को कम करते हैं और इसे मानव उपयोग हेतु अनुपयोगी बनाते हैं। उच्च मांग और अलवणीय जल की उपलब्धता में कमी के कारण जल को वर्तमान और भविष्य में संरक्षित करने की आवश्यकता है। हमें जल प्रदूषण को रोकने और जल संभरण विकास, वर्षा जल संचयन, जल पुनश्चक्रण और पुनर्उपयोग की विधियों को अपनाने की आवश्यकता है। भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी विषैली धातुओं, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स के संकेंद्रण के कारण हुआ है।